गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गद्य 15 दाजू का अभ्यास करेंगे। दाजू यानी कि बड़ा भाई। पहाड़ी प्रदेशों में बड़े भाई को दाजू कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर मदन और जगदीश बाबू और मदन दोनों पहाड़ी प्रदेश के रहवासी हैं। जब मदन अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी शहर में आकर बसा हुआ है, उस समय अपने अम्मा को, अपने अप्पा को, अपने भाई बहन को बहुत वह याद करता है। लेकिन काम के लिए यहाँ पर वह अपने रोजी रोटी के लिए आकर बसा है, तो उसे इस अपने परिवारजनों के साथ रहने का उसे मौका नहीं मिला। तो यहाँ उसी के प्रदेश के जगदीश बाबू जब उसके सामने आते हैं, तो वह जगदीश बाबू में अपने रिश्तेदारों की शक्ल यानी कि अपने रिश्तेदार जैसा ही उन्हें मानने लगता है। वह सोचता है कि जगदीश बाबू में उसे किसके दर्शन होते हैं, भाई के, अप्पा के, किसके दर्शन होते हैं। फिर वो उसे लगता है कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो इसलिए वह जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारता है। शुरुआत में जगदीश बाबू और उनके संबंध अच्छे रहे। जगदीश बाबू भी उस पहाड़ी लड़के के साथ अच्छी तरह से पेश आते थे, लेकिन और पहाड़ी बच्चे को, मदन को, वह बहुत ही अपने लगने लगे। तो जब भी वह वहाँ पर वह चाय के कॉफ़ी शॉप में जब भी आते थे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। क्या लाऊं, क्या खाना है, क्या चाहिए, सारी बातें उसे दाजू कहकर पूछता रहता था। तो जगदीश बाबू के आसपास जब तक कोई नहीं है, तब तक उन्हें उसका यह दाजू बोलना या दाजू कहकर पुकारना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन वह अपने आसपास के लोग जब उसके पास देख रहे हो और मदन उसे दाजू कहकर पुकारता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा को वो दब्बा लग रहा है। इसलिए वह बड़ी कड़काई के साथ या गुस्से से मदन के सामने पेश आते हैं। तो मदन को उसका बहुत ही बुरा लगता है और वह फिर अपने आप को संभाल लेता है। फिर एक दिन फिर से जगदीश बाबू वही कैफ़े में आते हैं। तो अपने मित्र के साथ जब आते हैं, तो उस दिन फिर वो अपनेपन जैसा अपना कोई हो, अपना कोई रिश्तेदार हो, ऐसा व्यवहार नहीं करता। जब अन्य ग्राहकों के साथ जिस तरह वर्तन व्यवहार करता है, उसी तरह वह जगदीश बाबू के सामने भी व्यवहार करता है। और इस तरह चाहे मनुष्य बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अपना खुद का उसका स्वमान होता है। जब इस छोटे लड़के का दिल जगदीश बाबू ने तोड़ दिया, तो उसे बहुत चोट लगी। यह कहानी यहाँ पर हमें बताई गई है। तो शेखर जोशी, लेखक परिचय हम पहले प्राप्त कर ले। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया घाव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कार्य उन्होंने शुरू किया। उनकी चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, एक नौरंगी बीमार है। उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित हुए। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा उन्हें फिल्म का निर्माण किया। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर किसी होटल में काम करता है।
भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। किसे? तो मदन को। जब शहर का बड़ा चौक है, चौक से थोड़े आगे निकलकर बाई और जो एक बड़ा काफ़े आता है, वहाँ पर कैफ़े में जगदीश बाबू ने मदन को पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ार એટલે અતિ સ્વચ્છ, સફાર એટલે અતિ સ્વચ્છ, नीली सफ़ार आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। अनोखी मस्ती पर शिथिलता यानी कि धीमी नहीं, तो आलस, शिथिलता यानी कि आलस, सुस्ती। तो मदन कैसा दिखता था? तो गोरा चिट्टा चिट्टा रंग, नीली सफ़ार એટલે नीली सफ़ार आँखें એટલે नीली अति स्वच्छ आँखें और सुनहरे बाल, चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, जैसे कमल के पत्ते पर या किसी भी पौधे के पत्ते पर पानी जिस तरह डालने पर फिसल जाता है, ऐसी उसकी चाल में, ऐसी उसकी स्फूर्ति थी। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया जाता था कि केवल 9-10 वर्ष ही का वह हो सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। उसकी उम्र उसे आँखों की चंचलता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वह 14-15 साल का, 9-10 वर्ष का होगा और शायद यही उसकी उम्र थी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए, जगदीश बाबू सिगरेट पी रहे, अधजली है और उसका लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जो पहले पैराग्राफ में जिस बालक का वर्णन किया है, 9-10 वर्ष का जो बालक मदन है, उसका जो वर्णन किया है, वह जब जगदीश बाबू कैफ़े में प्रवेशे तो वह सब मेज पर से प्लेट उठा रहा था और मेज साफ कर रहा था। जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। कोने के किसी एक मेज पर बैठे तो वह मदन उन्हें सामने ही दिखाई देता था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मानो घंटों से वहाँ आने वाले कोई व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे देखकर ऐसा लगता था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। कोई नया ग्राहक आता है तो उसके सामने नम्रता पेश करने के लिए वह झुका और मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। जो कुछ भी नहीं बोला, फिर भी पूरा लिस्ट उसमें जैसे समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। सिंगल चाय का जगदीश बाबू ने ऑर्डर दिया। कैफ़े में बैठे, फिर सिंगल चाय लाने के लिए कहा तो वो ऑर्डर लेकर गया और पलक झपकते ही वापस चाय लेकर आ गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। मनुष्य के हृदय में उठने वाली जो भावनाएं होती हैं ना, अजीब होती है। कवि लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम भीड़ के बीच होते हैं, फिर भी हमें अकेलापन लगता है, और कभी कभी हम अकेले होते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, फिर भी हमें अकेलापन नहीं लगता। तो मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है कि इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। एकाकीपन में मतलब आसपास कोई नहीं, हम अकेले, फिर भी सब कुछ अपना सा लगता है।
सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में यानी कि कोलाहल में ज़्यादा बस्ती या लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों की आने जाने की चहल पहल हो रही है, तब ऐसे लोगों के बीच हमें कभी कभी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। जो कुछ भी है सब पराया है, कितना अपनत्वहीन है। पर यह अकारण ही नहीं होता, यह कारण नहीं होता। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं, हम जैसे दौर से गुजरते हैं, वैसा ही हमें अनुभव होता है। यदि आपके जीवन में कोई अच्छा आपको कोई खुशी मिली है, कोई कुछ सफलता प्राप्त करने पर आप खुश हैं, तो आपके आसपास कोई नहीं होगा, फिर भी आपको अकेलापन नहीं लगेगा। लेकिन आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटी है तो आप सबके बीच होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे। तो यह मनुष्य के हृदय में उठने वाली जो भावनाएं व परिस्थितियों के अधीन होती है। तो यहाँ पर कवि निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी का अनुभव करता है। निसंग यानी कि किसी का साथ न होना, और निर्जन यानी कि सुनसान, और जनरवमय यानी कि कोलाहलपूर्ण। तो नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में भी रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विक्षोभ या विरक्ति यानी कि उदासीनता, और किसी कथा के मूल में, तो किसी कथा की जड़मूल में यानी कि जड़ में। यहाँ पर कई शब्द हमने देखे, उसके अर्थ पहले लिख लेते हैं। सफार तो अति स्वच्छ, शिथिलता, तो आलस्य और सुस्ती। अनुमान, अंदाज, निर्जन, सुनसान, निर्जन, सुनसान, निसंग, तो किसी का साथ न होना, किसी का साथ न होना। जनरवमय कोलाहलपूर्ण, जन यानी कि मनुष्य, रव यानी कि आवाज, जनरवमय कोलाहलपूर्ण, एकाकीपन तो अकेलापन, एकाकीपन, अकेलापन। विरक्ति, उदासीनता,
उदासीनता, मूल यानी कि जड़। ये सारे शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा, तो एक काफी है चौक के बाईं ओर। काफे में एक मदन नाम का पहाड़ी लड़का जो जिसकी उम्र 9-10 बरस की है, वहाँ पर पेट पालने के लिए काम कर रहा है। और वहाँ पर जगदीश बाबू आते हैं, वो भी उसी के प्रदेश से है। पर शुरुआत में अभी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वह एक सब ग्राहक आते हैं, उसी तरह वह भी एक मेज पर आकर बैठते हैं और मदन ने उनको नम्रतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया। उन्होंने चाय मंगवाई तो लाकर दे दी। तो मनुष्य की भावनाएं कैसी होती है, दूसरे पैराग्राफ में उसकी बात की गई है कि अजीब होती है। कभी कभी लोगों के बीच होने के बावजूद भी हमें अकेलापन महसूस होता है, तो कभी कभी हम अकेले होने के बावजूद भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। जैसी परिस्थितियां हैं वैसे ही मन में भावनाएं उठती है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू भी दूर देश से आए, अपने परिवार से दूर आने के कारण चौक में लोगों की चहल पहल है, कैफे में भी लोगों की चहल पहल और शोरगुल है। लेकिन इन सबके बीच होने के बावजूद भी कुछ भी उन्हें अपना सा नहीं लगता। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। किसी भी जगह पर हम जब पहली बार जाते हैं तो हमें वहाँ सूना लगता है, सूनापन महसूस होता है। पर थोड़े दिन वहाँ पर रहने के बाद हमें कुछ अपना सा लगने लगता है। तो जगदीश बाबू को भी शायद थोड़े दिन यहाँ रहने के बाद कुछ अच्छा लगे, अपनापन सा लगे, ऐसी कल्पना की है कि शायद उन्हें कभी थोड़े दिन के अभ्यस्त होने के बाद उन्हें कुछ अच्छा लगे, हो जाने पर इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और अब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। पता नहीं आज इन सब से कुछ ऊपर ही उन्हें सब कुछ याद आने लगा है। वह जब कैफ़े में बैठे हैं तो उन्हें अपनेपन की सीमा से दूर, कितने दूर वो चले गए हैं और उन्हें अनायास ही, यानी कि अपने आप, बिना कुछ प्रयास किए या अपने आप अनायास है, तो अनायास ही उन्हें लगता है, सब कुछ याद आने लगता है। क्या याद आने लगता है? तो अपने गांव पड़ोस के आदमी, फिर स्कूल कॉलेज के लड़के, फिर अपने निकट शहर के कैफ़े और होटल, ये सारी चीज़ें उन्हें अनायासी याद आने लगी। तब ऐसी यादों में वह खो गए थे। उसी समय वह मदन उनके पास, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसी के अनुसार वह चाय लेकर आता है और बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। जो सिगरेट पीते पीते वहाँ पर आए थे तो वह सिगरेट यहाँ पर उन्हें राखदानी में रखी। फिर उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। अपने प्रदेश का खालीपन उन्हें महसूस हो रहा था। तो इन बच्चे के, यानी कि मदन के शब्दों में वह रिक्तता जैसे कि पूरी होती है, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। वह खालीपन जैसे भर जाता है ऐसा लगा।
और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर दिया। अपने प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे हम उन्हें जानते हो या न जानते हो, लेकिन जब हम अपने प्रदेश से, अपनों से जब हम दूर होते हैं तो अपने आसपास के गांव का भी कोई व्यक्ति हमें, जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, मिले भी नहीं, ऐसा व्यक्ति भी हमें यदि मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ से कोई विदेश में गए, अमेरिका गए या लंदन गए या कोई भी कंट्री में, अपनी कंट्री को छोड़कर हम गए, वहाँ पर हम गए हैं तो वहाँ हमने अपने इंडिया के किसी व्यक्ति को देखा, चाहे वह अपने गांव का हो या अपने ज़िले का हो या दूसरे कोई प्रदेश का हो, कोई भी हो, लेकिन अपने प्रदेश, अपने देश का है, यह जानकर हमें बहुत खुशी होगी। विदेश में कोई वहाँ पर अपना नहीं है, तब यह व्यक्ति अपने देश का है, अपना, हम उन्हें नहीं जानते फिर भी उनके प्रति हमें आकर्षण होगा, उनके साथ बातचीत करने का मन होगा। तो जगदीश बाबू को भी ऐसा ही लगा कि वह अपनों से बहुत दूर यहाँ पर आए हैं और वहाँ इस लड़के को बोलते हुए देखकर उसकी जुबान में जैसे अपनेपन का उन्हें अनुभव हुआ और अपनी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने उसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़के ने बताया, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? दूसरा प्रश्न किया। पहाड़ का हूँ बाबूजी, पहाड़ी प्रदेश का हूँ मैं, ऐसा उसने कहा। पहाड़ तो सैकड़ों है, कई पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ पर लोग निवास करते हैं, तो तुम कौन सी पहाड़ी से हो यह पूछते हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं उन पर सब लोग रहते हैं, तो तुम कौन से पहाड़ से हो? तो तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया, यानी कि आज तक वह पहाड़ का है, लेकिन किस पहाड़ का, उसके प्रदेश का नाम क्या है, उसके पहाड़ का नाम क्या है, उसके गांव का नाम क्या है, सब उसे मालूम नहीं था। लेकिन आज जब जगदीश बाबू ने पूछा कि तुम, उसने कहा मैं पहाड़ का हूँ, लेकिन किस पहाड़ का? पहाड़ तो कई है, इसमें से कौन से पहाड़ में तेरा गांव है? यह जब पूछा तब उसे पता चला कि देश, प्रदेश, गांव, ये सब क्या होता है। तो पहाड़ और ज़िले का भेद उसे आज मालूम हुआ और वह मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा पहाड़ी प्रदेश का हूँ, अल्मोड़ा का हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जगदीश बाबू ने विशेष जानकारी दी कि जगदीश बाबू भी वहाँ के थे, अल्मोड़ा पहाड़ी प्रदेश से थे, तो उन्होंने इस लड़के का अल्मोड़ा प्रदेश का, अल्मोड़ा का हो ऐसी बात इस लड़के के जुबान से सुनी, तो उन्हें लगा कि विशेष जानने के लिए उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गांव कौन सा है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। ये प्रश्न गांव कौन सा है जब पूछा तो जैसे वह संकोच में पड़ गया कि मैं क्या उत्तर दूँ। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ होगा, अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे यह संकोच प्राप्त हुआ कि मेरे गांव का नाम मैं यदि दूंगा तो उन्हें पता चलेगा या नहीं। आज यहाँ तक हम अपनी पाठ को देखते हैं। आज मैं आपको एक निबंध लिखने के लिए देने वाली हूँ। तो मेरा शौक़, सबका अपना अपना कोई शौक़ होता है। सबको, किसी को चित्र बनाने का शौक़ होता है, फोटोग्राफी का शौक़ होता है, किसी को जूने कार्ड्स इकट्ठे करने की या चित्र इकट्ठे करने की, स्टैम्प इकट्ठे करने का शौक़ होता है, किसी को खेलने का शौक़ होता है। ये सारी चीज़ें, कोई ना कोई, किसी को संगीत का, खेलने का, ड्राइंग करने का, ये सारे शौक़ अपने अपने हिसाब से सबको होते हैं, यानी कि सबकी रुचि भिन्न भिन्न, रुचि के अनुसार वह शौक़ पालता है। चाहे वह अपना गुजारा करने के लिए उसे कोई भी कार्य करना पड़े, लेकिन अपने शौक़ के मुताबिक वह आनंद लेने के लिए कोई न कोई उसके शौक़ के अनुसार वह कार्य करता रहता है। जैसे कि हम अपने खुद की बात करें कि आज हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास
किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें हमारा भविष्य उज्जवल बनाना है, इसलिए हमारी कारकिर्दी अच्छी रहे, हम अच्छे पैसे कमाए, अपना गुजारा, अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सके, इसलिए हम अभ्यास करते हैं। लेकिन अभ्यास करते हैं क्योंकि हमें कुछ बनना है इसलिए। लेकिन शौक क्या है? तो शौक क्या है? तो आपको कुछ चित्र इकट्ठे करने का या शौक है, या फोटोग्राफी का शौक है, तो जब अभ्यास के समय से आपको कुछ फुर्सत मिलती है तब ये सारे शौक को अब आनंद से ये काम अपने शौक के मुताबिक करते हैं। तो सबका अपना अपना शौक होता है। मेरा शौक, तो यहाँ पर आपको आपका जो शौक है इसके बारे में निबंध लिखना है। मेरा शौक, इसके मुद्दे होंगे प्रिय शौक, मेरा प्रिय शौक, फोटोग्राफी जो भी है, सीखना और उसका अभ्यास करना, शौक के मुताबिक सीखना और अभ्यास करना। आपको नृत्य करने का शौक है तो नृत्य का अभ्यास तो भी करना पड़ेगा, यानी कि अपने शौक के मुताबिक उसे सीखना और उसका अभ्यास करना। फिर उसके अनुसार आपको फोटोग्राफी का शौक है तो एल्बम बनाना, शानदार एल्बम बनाना। शौक से लाभ, अपने शौक से क्या लाभ होते हैं? आपको जिसका भी शौक है तो उसी के अनुसार आप फोटोग्राफी करने का शौक है तो चित्र इकट्ठे करने का, स्टैम्प इकट्ठे करने का, तो आप उसका अलग से अच्छे से एल्बम में इस सारी चीज़ों को संग्रह कर सकते हैं। फिर उस शौक से आपको क्या लाभ होता है? और मेरी इच्छा, लास्ट में आपको लिखना है मेरी इच्छा। तो आपको जो भी शौक है उसी के अनुसार ये मुद्दे ध्यान में रखकर आपको लिखना है। यदि आपको फोटोग्राफी का, स्टैम्प इकट्ठे करने का ये सब शौक है तो इसमें एल्बम बनाने की बात आएगी। लेकिन आपको संगीत, नृत्य जैसा कोई शौक है तो उसमें एल्बम, उसमें भी आप एल्बम बनाने की बात आती है तो लिख सकते हैं कि आप अच्छे अच्छे चित्रकारों का या नृत्यकारों का जीवन परिचय के बारे में माहिती इकट्ठी करके एक वो सुंदर सूची तैयार की है। फिर आपने उनके चित्र, उनके जीवन के कुछ चित्र अपने एल्बम में रखते हैं, उसका एल्बम आपने बनाया। ये सब आप संग्रह के लिए आपको एल्बम बनाना है। आपको जो भी शौक है उसकी माहिती इकट्ठी करने के लिए आपको यह एल्बम बनाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जिसके कारण मेरे पिताजी ने मेरे शौक के आधार पर मुझे सुंदर कैमरा दिया था और उपहार में दिया था। फ़ोटो खींचने की कला मैंने सीखी तो थी, पर ज़्यादा अभ्यास के लिए मेरे पिताजी ने मुझे एक फ़ोटोग्राफी की जो ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पर मुझे भेज दिया। फिर मैंने अच्छी तरह से तरह तरह की प्राकृतिक दृश्यों की फ़ोटो लेने मैंने अच्छे से सीख लिया। फिर मेरे जब भी जहाँ भी मैं जाता था तो अपने साथ अपने कैमरे को लेके जाता था और पूरे दृश्य का मैं उसमें चित्रण फ़ोटो लेकर मैं उसे अपने कैमरे में बंद कर देता था। ये सारी यानी कि बातें आपको लिखनी है। तो जिस तरह आपका जो शौक़ है उसी के आधार पर आप में यह शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये शौक़ पैदा होने के बाद ये शौक़ को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या किया, और जब आपका यह शौक़ के अनुसार आपने कौन से कार्य किए और आपको इससे क्या लाभ हुआ, ये सारी बातें आपको मेरा शौक़ इस निबंध में लिखना है। ओके, तो आपके आज के होमवर्क में मेरा शौक़ निबंध लिखना है। थैंक यू।